नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि सीटेट के एग्जाम की जानकारी आपको मिली होगी कि 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होगा जो 5 जुलाई 2020 को होना था। कोविड-19 के चलते आपने देखा होगा कि अब 2021 में होगा आपका सीटेट का। कब? 31 जनवरी न्यूज में आ चुका है अखबार में। और फरवरी के माह में भी यूपी टेट का एग्जाम होना है, यानी कि जनवरी और फरवरी आपके बुक हो चुके हैं टेट के एग्जाम, चाहे वो सीटेट बोले चाहे वो स्टेट टेट के लिए। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर जो है वो टेट एग्जाम पर डेडिकेट होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में जनरल स्टडीज की वीडियो बनाता हूं। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, इकोनॉमी के साथ मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी पढ़ाने का एक प्रयास है जो आपके सामने मैं कर रहा हूं। और कोशिश प्रयास जारी रहेगा और इन सब्जेक्टों को मैं आपकी नींव मजबूत कराऊंगा आपकी। ठीक है, और आज का लेक्चर जो है हमारा मनोविज्ञान पर होगा। और आज हम किसी एक बहुत ही फेमस चिंतक या थिंकर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का लेक्चर कंप्लीट एक नहीं होगा, कहने का अर्थ कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा मैं। ये 2 या 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा आज का टॉपिक, क्योंकि अगर पूरा लेंथी टॉपिक हो जाएगा ना तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इस लेक्चर को आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस हर स्टेट के टेट में आपको देखने को मिलेंगे। और उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया था इन जीन पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में कहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ठीक है, पहले थोड़ा सा संज्ञान क्या होता है उससे पहले जीन पियाजे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जीन पियाजे जो हैं उनका जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, यानी कि यूरोप में हुआ था। अब जीन पियाजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोलूंगा, आप ध्यान में रखेंगे, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में 1896 में हुआ था, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक थे, जूलॉजी से रिलेटेड थे। और इनका जंतु वैज्ञानिक में बहुत इंटरेस्ट रहा, इनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे आगे चलते गए, इन्होंने अपने ज्ञान के दर्शन को आगे बढ़ाया, ज्ञान की मीमांसा पर अध्ययन किया। मीमांसा यानी कि विवेचना या अध्ययन, डिटेल में जाना। ज्ञान की मीमांसा पर अध्ययन किया और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो लॉजिक से, जो तर्क से, जो मानसिक या बुद्धि जो होती है जहां पे लॉजिक, उसको उन्होंने संज्ञान का नाम दिया और प्रिंसिपल कहलाया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है ज्ञान, एक होता है संज्ञान, दोनों में अंतर है। ज्ञान यानी कि नॉलेज और संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव, दोनों में अंतर। कैसे? ज्ञान का अर्थ मैं आपसे बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली। या मैं ये बोलूं किसी ने आपको कुछ पढ़ाया और पढ़ने के बाद आपने उसका एप्लीकेशन किया, प्रयोग किया। कहने का अर्थ ये है, ज्ञान एक बेसिक चीज है। जब उस ज्ञान को हम लोग एडवांस लेवल पर ले जाते हैं या और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं तो वही ज्ञान बन जाता है आपका संज्ञान, जहां पर तर्क बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ज्ञान की सर्वोच्च कोटि क्या कहलाती है? आपकी संज्ञान। उसी से रिलेटेड इनका सिद्धांत है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे ध्यान रखिएगा, जो पियाजे साहब थे ना, जब अपना इन्होंने सिद्धांत दिया, उसी समय क्या था कि बुद्धि के एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, या बुद्धि के कर्ता धर्ता भी इन्हें कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस से संबंधित थे। इन्होंने फ्रांस में ही अध्ययन किया था। आपका किसने? अल्फ्रेड बिने ने। तो जीन पियाजे और अल्फ्रेड बिने की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। और उसी समय जब बिने साहब बुद्धि पर अध्ययन कर रहे थे तो जीन पियाजे ने भी बुद्धि वाले चैप्टर, या मैं ये बोलूं बुद्धि पर भी थोड़ी बहुत अपनी विवेचना प्रस्तुत की या उस पर भी थोड़ा बहुत कार्य किया। तो ये बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे
कि इनका जन्म कब हुआ, ये जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा अगला पॉइंट, इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और ये किसकी विकास की बात कर रहे हैं, संज्ञान के विकास की। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत को और किस नाम से जानते, तो ध्यान में रखिएगा इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो संज्ञान जो होता है वो एक दिन में नहीं आता, वो अवस्थाओं में आता है। यानी कि 2 साल में इतना सीखता है, 4 साल में इतना संज्ञान सीखेगा, 8 साल में इतना उसका तर्क बढ़ेगा, यानी कि अवस्थाओं में सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को अवस्थाओं के विकास का सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि इस स्टेज में इतना इनका मेंटल ग्रोथ होगा, फिर इतना होगा, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट अवस्थाओं में होता है। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। प्याजे साहब थे जो, उन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के कुछ पहलू बताए। उन पहलुओं को जानने से पहले अब मैं आपको संज्ञान के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या चीज संज्ञान में शामिल की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि संज्ञान का अर्थ जहां पर आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा हो, मेंटल प्रोसेसिंग हो रही हो, या मैं ये भी बोलूं कुछ भी चीज आप सोच रहे हो या तर्क बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, या कुछ भूल गए हो उसको याद कर रहे हो, मेमोरी को, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं आपकी संज्ञान से ही संबंधित हैं। इनको समझिए, परिभाषाओं पे ना जाइए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग बोल रहे थे कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके कुछ पहलू हैं। अब वो पहलू हैं क्या, यही से इनकी स्टोरी जो होती है इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाती है। एक मिनट। तो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे कि प्याजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करी। ये महत्वपूर्ण शब्दावली के 2 शब्द हैं, बहुत ध्यान रखेंगे। पहला है संगठन, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी शब्दावली है आपकी अनुकूलन। इन 2 को बहुत ध्यान से समझना है। पहले संगठन समझते हैं, फिर अनुकूलन समझते हैं। मान लेते हैं अगर हम संगठन को समझ रहे हैं, आप एक छोटे बालक हो या बड़े बालक हो या कोई भी XYZ कोई है आप। अब वो जो छोटा बालक है उसने किसी चीज को देखा, प्रत्यक्ष किया, उसको उसने देख लिया, समझ लिया, कुछ भी जो चीज देखी थी सीख लिया। सीखने के बाद जो कुछ भी उसकी मानसिक क्रियाओं के रूप में उससे संबंधित ज्ञान है, जो बौद्धिक संरचना उसके जहां पर जो स्थिर होगी, और वो जो स्थिरता का उसका एक जो पैटर्न है, जो उसकी व्यवस्थापन है, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइज। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आप अकेले अकेले रहना चाहेंगे या एक सिस्टम में, ग्रुप में रहना चाहेंगे, एक सिस्टम में रहना चाहेंगे? तो आपका होगा कि हम एक सिस्टम में यूनाइट बन के रहना चाहेंगे, यूनिटी में रहना चाहेंगे, एक स्ट्रक्चर में रहना चाहेंगे। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी अर्थ है कि जो चीज देखी प्रत्यक्ष रूप से, उसको हमने अपने मस्तिष्क में, या उन सूचनाओं को, जो चीज देखी वो सूचनाएं हैं, उनको, उन बौद्धिक सूचनाओं का जब हम लोग एक सिस्टम में, एक व्यवस्था का रूप देते हैं, तो वो कहलाता है आपका संगठन। ठीक है, अभी ये परिभाषा से उतना क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल देंगे तो आपको आएगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखिएगा। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन आपसे बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन स्टूडेंट जो होता है, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना, या दोनों में संबंध स्थापित करना, या मैं ये बोलूं कि पूर्व और नवीन में संबंध स्थापित करके उनमें बैलेंस या संतुलन स्थापित करने को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यह जो अनुकूलन है वो 2 प्रकार का होता है।
पहला कहलाता है आत्मसात्करण और दूसरा कहलाता है आपका समायोजन या समष्टिकरण या एकोमोडेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि जो अनुकूलन है उसके दो प्रकार हैं। पहला हमने बोला आत्मसात्करण और दूसरा बोला हमने, आत्मसात्करण को ध्यान में रखिएगा, एसिमिलेशन बोलते हैं, जबकि समायोजन को एकोमोडेशन बोलते हैं। अब ऐसे तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो अब ध्यान से समझते हैं कि अनुकूलन को तो बोल दिया हमने कि पूर्व और नवीन के बीच में संतुलन स्थापित करना। क्या कहना चाह रहा है ये अनुकूलन? मान लेते हैं आपने कुछ चीज देखी, ठीक है, कोई जानवर देखा, उससे संबंधित आपने ज्ञान ले लिया मस्तिष्क में। अब होता क्या है, कोई कुछ दिनों बाद दूसरा जानवर आपके सामने आ जाए जो रंग रूप में उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो नहीं है जो पहले था। तो मैं या बालक के पास जो पूर्व ज्ञान था उस जानवर से संबंधित, वो नवीन ज्ञान में भी वो चीज ढूंढने का प्रयास करेगा और बोलेगा कि हाँ भाई ये भी वही है, ये भी वही है, जबकि है नहीं। यानी कि पूर्व और नवीन में संतुलन स्थापित नहीं हो रहा है। अगर उसको कोई बड़ा व्यक्ति ये बता दे कि ये वो नहीं है, ये दूसरा है, तो वो अगर पता चल जाए तो इसको बोलेगा कि वो बैलेंस या संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा ध्यान में रखिएगा, पूर्व और नवीन के बीच में संतुलन स्थापित करना। और जो अनुकूलन जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या बोला हमने? आत्मसात्करण और दूसरा समायोजन। अब देखिएगा आत्मसात्करण क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। पहले परिभाषा बोल दूंगा, फिर उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आत्मसात्करण का अर्थ होता है आत्मसात करना। देखिए आत्मसात जैसे एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी कि चीज आ रही है हमारे पास, यानी कि किसी चीज को जोड़ना। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है या पूर्व ज्ञान है, और जब उस पूर्व ज्ञान में जो भी सूचनाएं आपके पास एकत्रित हैं और जब नवीन चीजों को जोड़ते हो, उनको जोड़कर उनमें मिलान करते हो, ध्यान में रखिएगा, पूर्व और ये नवीन दोनों को जोड़ रहे हो और जोड़ने के बाद मिलान कर रहे हो ज्ञान में, तो वो कहलाता है आपका आत्मसात्करण। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को व्यवस्थित करना या जोड़ना आपका आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं जब हम हैं, या जोड़ने के बाद हम ये बोलें कि जोड़ा, उसके बाद हमने ज्ञान में सुधार किया या विस्तार किया या मॉडिफाई किया। जब पूर्व में नवीन ज्ञान को जोड़ने के बाद उसमें मॉडिफाई करोगे या सुधार करोगे या विस्तार करोगे, तो वो है आत्मसात्करण नहीं कहलाएगा, तब वो चीज बन जाएगी आपकी एकोमोडेशन या समायोजन। ठीक है, इतनी बात बोलने की कोशिश करी मैंने। ये थ्योरी को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं ना, तो इतना थ्योरी थोड़ी सी लगेगी, अब एग्जाम्पल समझाएंगे ना तो अब आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, मैं हूं सतेंद्र आपके सामने, या आप हो सामने रामू, मान लेते हैं। अब रामू जो था छोटा बच्चा ही है, उसने क्या किया बचपन में, या उसके फैमिली वालों ने उनके घर में एक जानवर पला था, जिसका वो जानवर जो था वो डॉगी था, कुत्ता। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चे को तो पता नहीं होगा कि ये क्या है। अब वो इतने दिनों से वो उस जानवर को देख रहा है कि उसके इतने पैर हैं, ये इस रंग का है, ये भौंकता है, ये ऐसा दिखता है ना। अब उसके घर वालों ने उसको बता दिया कि ये डॉगी है, और बालक उसको देख रहा है, तो उससे संबंधित जो भी उसका ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान है, जो उसके मस्तिष्क में बौद्धिक संरचना के रूप में स्थित है। इतनी बात हो गई पूर्व ज्ञान। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ता मान लें, एक हफ्ता या 4 दिन मान लिए एग्जाम्पल, इतने दिनों के बाद
उसके सामने कोई दूसरा जानवर आ गया, दूसरा जानवर आया, तो अब वो देखता है कि भैया इसका भी रंग कुत्ते की तरह है, मेरे घर की जैसे, इसके पैर भी हैं, रंग भी वही है, लेकिन रंग भी वही है। अब वो दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। नया जानवर आया है, वो उससे संबंधित नया ज्ञान ले रहा है। अब क्या किया उसने, पूर्व ज्ञान में जो उसके घर में जो कुत्ता था, अब उसने दूसरे जानवर को देखा अपने आसपास या घर के पड़ोस में, तो उससे संबंधित वो जो ज्ञान ले रहा है, अब वो कोशिश कर रहा है मैच करने की या मिलान करने की कोशिश करेगा, क्या दोनों जानवर सेम है, या मैं ये बोलूं कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, या मिलान करने की मैच करने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये दोनों सेम तो नहीं। जब वो मिलान करता है ना, जोड़ने की कोशिश करता है, वह कहलाता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, मिलान कर रहा है दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और यहां पर हम बोल देते हैं, संतुलन शब्द आया था ना, बैलेंस। क्या है वो बैलेंस? ठीक है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसके पास आ जाता, उसको बोल दे नहीं भाई ये वो नहीं, ये दूसरा है, और बालक ये समझ जाए खुद ही कि भैया ये पहले तो कुत्ता था, ये लेकिन जो अब आया है वो कुत्ता नहीं है, उससे मिलता जुलता है, यानी कि उसके ज्ञान में पहले असंतुलन था, अब वो संतुलन बैलेंस की अप्रोच की स्थिति में आ रहा है, वो समझ रहा है, यानी कि पूर्व और नवीन में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इतनी बात हो गई। ठीक है, तो एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है आत्मसातकरण का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, या पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को व्यवस्थित करना। और सामान्यतः वो ये बोलता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना या व्यवस्थित करना आपका आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं, जिसे हम लोग ने बोला था समायोजन या एकोमोडेशन। ठीक है, समष्टीकरण भी बोलते हैं, आपका ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है ये, वही एग्जाम्पल कुत्ते पर आते हैं। ठीक है, उसने कुत्ते को तो देख लिया, समझ गया, पूर्व ज्ञान था। अब जो दूसरा जानवर आया था, बालक ये बताने में सक्षम हो जाए भैया ये डॉगी नहीं है, ये कोई दूसरा भेड़िया है, डायनासोर है, दिख रहा है उसकी तरह, लेकिन ये वो नहीं है, तो ये क्या है, उसके ज्ञान में सुधार, उसके ज्ञान में विस्तार, या उसके ज्ञान में मॉडिफिकेशन, उसके नए ज्ञान में। ठीक है, जब वो ज्ञान में सुधार करता है या विस्तार करता है या मॉडिफाई करता है, तो वही चीज बदल के हो जाती है आपकी समायोजन या एकोमोडेशन। ठीक है, ये वही बात हो गई कि वो बताने में सक्षम हो गया कि ये कुत्ता नहीं कोई दूसरा जानवर है, वो समझदार हो गया। तो समायोजन को इस तरीके से परिभाषित कर दीजिएगा, पूर्व ज्ञान में जब नवीन ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब नवीन ज्ञान में हमें कुछ परिवर्तन करें या सुधार करें या विस्तार करें, या उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या उसके ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उसके अनुभव में वृद्धि हो रही है, जो सुधार है, जो मॉडिफिकेशन है, जो अपग्रेडपन है, वो कहलाएगा आपका समायोजन, एकोमोडेशन या समष्टीकरण। आपका समष्टीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा आपका। तो ये आपके शब्द हैं। कई बार, बहुत बार स्टेट टेट में और सी टेट में भी पूछा गया है कि जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसके ज्ञान में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है या विस्तार हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वो आत्मसातकरण नहीं है, एसिमिलेशन नहीं है, वो आपका क्या है, समायोजन या एकोमोडेशन। उसने क्योंकि विस्तार की बात, अगर वो बोलता कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को व्यवस्थित कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो वो कहलाता आत्मसातकरण। उम्मीद है आपको ये जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो समझ में आया होगा। मैं फर्स्ट टाइम व्यूअर से ये जरूर बोलूंगा कि लेक्चर को कंप्लीट, जो मैंने आज कंप्लीट किया है 25%, इसको जरूर देखें और कंप्लीट ए से लेके जेड तक देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड बहुत से लोगों को लगते हैं, उनको हमें सरल करना है।
आज का लेक्चर 20 मिनट का हो गया है, इसमें और हम लोग स्टेजेस को बढ़ा दे तो ये लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि हम पार्ट्स में करेंगे। आई होप आपने लेक्चर को समझने की कोशिश की होगी। मैंने कोशिश करी है कि सरलतम शब्दों में आपको मैं व्याख्या दे सकूं। तो ये थे प्याजे के कुछ आपकी शब्दावलियां, जिनमें हमने बोला संगठन, अनुकूलन, अनुकूलन के दो पार्ट्स आपके, एक आत्मसातकरण और दूसरा आपका समायोजन। इतनी बात हो गई आपकी। अब हम लोग स्कीमा क्या होता है, ओपी क्या होता है, कितनी प्याजे की अवस्थाएं होती हैं, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये डिस्कशन हमारे इस वीडियो में नहीं, सेकंड वीडियो में होगा। जल्दी हम सेकंड वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश जो कर रहा हूं आपके लिए कर सकें। एक प्रयास है, उस प्रयास में हमारा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं आपके सामने सतेंद्र जीएस के साथ साथ साइकोलॉजी, ईबीएस, पेडागोजी को पढ़ाऊंगा आप लोगों के सामने। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतेंद्र। ओके, बाय बाय।